गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए मैं आपको देखिएगा, पिछली हम कालखंड में पढ़े थे क्रय बही बनाना, विक्रय बही बनाना, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही। आज हम विशिष्ट उद्देश्य की पुस्तकें सहायक बही में, है ना, कल मैं आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट को बताया। आज हम उसका न्यूमेरिकल पार्ट को हम समझेंगे, यानी प्रैक्टिकल, यानी क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं 3 प्रकार की रोकड़ बही का जिक्र किया था, है ना। तो सबसे पहले आया है साधारण रोकड़ बही, उसके बाद द्विस्तंभी रोकड़ बही, उसके बाद है त्रिस्तंभी रोकड़ बही, उसके बाद है खुदरा रोकड़ बही पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं साधारण रोकड़ बही। साधारण रोकड़ बही यानी सिंपल कैश बुक। ठीक है, इस सिंपल कैश बुक के अंतर्गत एक चीज़ याद रखिएगा, व्यवसाय में जितने भी प्राप्तियां होंगी, देखिएगा, व्यवसाय में जितनी भी प्राप्तियां होंगी, जिसका पक्ष रहेगा विकलन, इसको प्राप्तियां भी कर सकते हैं, है ना। ये प्राप्तियां पक्ष है। और जितने भी व्यवसाय में भुगतान होंगे वह होंगे, वो कौन से पक्ष में चले जाएगा? भुगतान पक्ष यानी क्रेडिट यानी समाकलन पक्ष में। ठीक है, इतना बात आपको समझ आई। अब लिए चलते हैं ये साधारण रोकड़ बही क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं डेफिनेशन बताऊं। रोकड़ बही से आशय या फिर साधारण रोकड़ बही से आशय व्यापार में रखे जाने वाली उस प्रमुख बही से है जिसमें प्रतिदिन होने वाले नगद व्यवहारों को लिखा जाता है। नगद का लेखा करेंगे, अर्थात इस बही में ऐसे व्यवहारों को लिखा जाता है जिनका संबंध मुद्रा प्राप्त करने अथवा मुद्रा को भुगतान देने से होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं बैक क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और पेज नंबर, है ना, क्या, तो देखते हैं पेज नंबर क्या है, 201 का पहला क्वेश्चन, जिसमें साधारण रोकड़ बही के नाम से स्पष्ट किया गया है। ठीक है, ये तो देखिएगा, मैंने पहले बताया साधारण रोकड़ बही। अब इसकी थोड़ा प्रारूप में अपन क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। अब आ जाते हैं सबसे पहले दिनांक को मेंशन करते हैं, विवरण रहेगा भाई। उसके बाद है वाउचर क्रमांक, क्योंकि लेन देन को यही क्या करता है, सत्यापित करता है ना। उसके बाद है खाता पृष्ठ। पुनः हम आगे चलेंगे, क्या हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगी, राशि। उसके बाद सेम यही कॉलम जो है किसके लिए, समाकलन पक्ष के लिए। एक पक्ष विकलन का रहा और दूसरा पक्ष समाकलन का रहा। ठीक है, अब देखते हैं, ये फिर हो गया क्या, दिनांक। अगेन फिर से करेंगे विवरण। उसके बाद है वाउचर क्रमांक। उसके बाद है खाता पृष्ठ और उसके बाद है राशि। अब मैं जो बताया हूं उस बात पर अमल करेंगे। व्यापार में जितनी भी प्राप्ति होंगी, यानी विकलन पक्ष में, प्राप्ति के पक्ष में होगा, यहाँ तक, है ना। और जितनी भी भुगतान होगी समाकलन पक्ष में होगी, क्रेडिट के पक्ष में, ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
तो साधारण रोकड़ बही का यही अर्थ है कि व्यापार में जितने भी होने वाले व्यवहार है ना, जो नगद से संबंधित हो, है ना भाई, तो ऐसी स्थिति में हमको प्राप्तियां भी होती हैं और साथ ही साथ व्यापार में भुगतान भी करना पड़ता है। तो इसके पहले मैं आप लोगों को बताया था कि जिसकी पंजी स्ट्रांग होगी, ये अब जो जितनी आने वाली जो पार्ट हैं वो पंजी के ऊपर डिपेंड रहेगा, है ना भाई। पंजी के ऊपर कैसे डिपेंड रहेगा, कौन सा विकलन होता है और कौन सा समाकलन होता है, इस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित व्यवहारों को साधारण रोकड़ बही में लिखिए। तो 2006 जून 1 रोकड़ शेष 8,950। देखिएगा 8,950 जो है रोकड़ शेष दिखा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या लिखेंगे, जनवरी 1, जनवरी मतलब कौन सा महीना, छठवां महीना, ठीक है ना, सॉरी जून है जी, है ना। जून जो है छठवां महीना, तारीख 1, और ये छठवां महीना 2006। तो यहाँ पर जो रोकड़ शेष दिखा रहा है तो उसको लिखेंगे कैसे, शेष लाया गया। कितने अमाउंट है, 8,950, राशि वाले कॉलम में लिखेंगे, है ना, राशि वाले कॉलम में लिखेंगे। पारस को दिए, देखिएगा स्पष्ट हो रहा है, पारस को दिए मतलब भुगतान हो रहा है व्यापार से, ध्यान में रखिएगा। और मैं पहले बताया हूँ जितनी प्राप्तियां विकलन पक्ष में, जितनी भुगतान, है ना भाई, समाकलन पक्ष में करेंगे। दो पक्ष हैं, एक प्राप्ति का एक भुगतान का। तो यहाँ पर दूसरा क्या बोलता है, जनवरी 2, 2006 पारस 22 को दिए, है ना। तो लिखना पड़ेगा किसको दिए, पारस को, जून 2/6/2006 पारस को। तो कितना दिए, 3,960। अब आ जाता है वेतन दिया। तो भाई वेतन दिया तो ये भी एक प्रकार का क्या है, भुगतान है ना भाई। अपने कर्मचारियों को वेतन देना पड़ता है, व्यवसायी को। तो ऐसी स्थिति में भुगतान है तो हम भुगतान के ही पक्ष में लिखेंगे। डेट डालेंगे 3/6/2006 वेतन को अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट कितना है, 150 रुपये। बहुत ही साधारण है। प्राप्ति को ध्यान में रखिए और भुगतान को ध्यान में रखिए, और मैं प्रारूप सहित आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है 4 तारीख। तो 4 तारीख में क्या है, मोहन लाल से मिले, ध्यान में रखिएगा। देखिएगा अभी तक से दिए, अब क्या हो गया, मिले। मिले मतलब प्राप्ति, किससे मिले, तो मोहन लाल से। तो डेट इधर प्राप्ति का है तो प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे 4/6/2006, है ना। किससे मिले, मोहन लाल से। अब मिला कितना, मात्र 560 रुपये, ठीक है, प्राप्ति के पक्ष में लिख दिए। अब उसके बाद है नगद विक्रय। नगद विक्रय आप करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम पंजी क्या बनाते हैं, नगद विक्रय करते हैं तो रोकड़ खाता विकलन, किससे, विक्रय खाते से। तो भैया देखिएगा, आपने नगद विक्रय किया, बेचा है, तो बेचने के बदले आपको क्या मिली, मुद्रा, पैसा मिला। तो ये प्राप्ति हुई कि तो कैसे, तो नगद विक्रय से क्या होगा, तारीख डालते हैं 5, छठवां महीना जून का है, इस कारण से 2006, किससे, विक्रय से।
कितना भाई, अमाउंट देखते हैं इसका 375 रुपये, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, फर्नीचर खरीदा, क्या है ना, छठवां वाला जो तारीख है 6 जून 2006 में फर्नीचर खरीदा। तो ऐसी स्थिति पर क्या हो रही है, पहले तो डेट दे दें। फर्नीचर खरीदा मतलब माल गई, आपके पास क्या आया, आपके पास फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर तो आया, है ना, वस्तु आई, लेकिन उसके बदले आपने भुगतान किया, फर्नीचर खरीदे तो ऐसी स्थिति पर क्या हो गया, 6/6/2006 फर्नीचर, है ना, खाता को कितना 450 रुपये। उसके बाद है 7 तारीख, तो 7 सब इधर ही आएगा। नगद माल क्रय किया तो माल खरीदोगे तो पैसा देना पड़ेगा 7/6/2006। नगद माल क्रय तो यानी क्रय खाता को 270 रुपये। उसके बाद है 10वां यानी 10/6/2006 क्या है, किराया दिया, किराया खाता को किराया खाता को कितना 135 रुपये। इतना काम करना है, यानी एक पक्ष भुगतान का, एक पक्ष प्राप्ति का। साधारण शब्द में कहूँ, जब पंजी बनाते हैं तो ऐसी स्थिति पर विकलन को समाकलन करें और समाकलन को विकलन करें, यानी को से और से को, ये नियम होता है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, वर्किंग नोट देखते हैं समझने के लिए। जब भी हम कोई रोकड़ बही बनाएंगे तो ऐसी स्थिति में मान लो बोल दिया कि नगद विक्रय किया, तो नगद विक्रय किया तो रोकड़ खाता विकलन, पंजी की दृष्टि से रोकड़ खाता क्या होता है, विकलन, किससे, विक्रय खाता से। भाई यही तो पंजी बनाते हैं ना। तो देखिएगा मैंने क्या बोला, को से करो और से को करो, विकलन को समाकलन और समाकलन को विकलन, डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट, ठीक है। तो ऐसी स्थिति पर मैंने क्या लिखा, वहाँ पर जो व्यवहार आए थी, नगद विक्रय किया, तो मैंने कौन से पक्ष में लिखा, यानी डेबिट पक्ष में, विक्रय खाता से, यहाँ पर देखिए। ठीक उसी प्रकार से सभी का विपरीत दिशा पर इनकी क्या होती है, एंट्रीज होती है। चलिए अब इसका क्या करें, योग लगाना पड़ेगा। योग लगाते हैं अब। मतलब ये उक्त महीने का व्यापार की पूरी क्या थी, ये व्यापारिक लेन देन थी। चलिए जोड़ लगाते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, सदैव जो है अधिकांशतः विकलन पक्ष ही क्या होगा, अधिक आएगी। चलिए जोड़ करके देखते हैं। तो विकलन पक्ष का योग लगाते हैं, तो ऐसी स्थिति पर क्या होगी, योग हो गया, योग टोटल, इधर भी लगाएंगे टोटल योग, तो कितना का हुआ, तो इधर आता है 9,885 रुपये, 9,885 रुपये इधर भी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति पर इधर शेष भी निकालना पड़ेगा, तो शेष में इसको जोड़ना पड़ेगा, 3,960 प्लस 150 प्लस 450, 270, 135। तो इस प्रकार से इसका टोटल होता है 4,965। 4,965 को कितने से घटा देंगे,
9,885 से, तो हमारे लिए क्या बचेगा, शेष लाया गया, है ना। और इसकी अंतर की राशि कितनी है, 4,920। फिर से सुने, 9,000 इधर का शेष कितना आया, 9,885, इधर भी लिखे बराबर करने के लिए 9,885, इनको जोड़े 3,960, 150, 450, 270, 135, इनको जोड़ने के बाद 9,885 से घटा दें तो कितना बचेगा, 4,920, जिसको बोला जाता है शेष लाया गया। तो ये हम कब बनाए थे, जून में। और जब भी जून में बनाएंगे, देखिएगा व्यापार जो है केवल 1 महीने के लिए नहीं किया गया है ना, आने वाले दिनों के लिए भी करना है। तो ऐसी स्थिति में इस शेष को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लाएंगे। कब, ये जून का काम है तो जुलाई का करेंगे, तो ये आ जाएगी 1/7/2006 शेष यहाँ पर लिखेंगे, शेष ले गए, शेष लाया गया, कितना है ना, तो 4,920। और इसको 2 बार लाइन करके क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ आई होगी कि किस तरीके से इसको बनाया गया है, किस तरीके से इसको समझाया गया है। आप निश्चित रूप से गहन अध्ययन करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।